भैया खर्चे पढ़ लिए, प्रोडक्शन पढ़ लिया, डिमांड पढ़ ली, इलास्टिसिटी पढ़ ली, अब रोकड़े की बात करते हैं, अब कमाने की बात करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात कर रहे होंगे रेवेन्यू की। कॉस्ट हो गई, अब पैसा कमाते, जेब भरते। देखो, रेवेन्यू का चैप्टर अगर कोई वन शॉट में नहीं कराता तो मुझे समझ नहीं आता कि वो टुकड़ों में क्या ही है पढ़ाता। क्योंकि रेवेन्यू एक ऐसा चैप्टर है जो 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा खत्म हो सकता है। इसके अंदर दो चार कॉन्सेप्ट है, ले दे के इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो वन शॉट ही देखना जब भी आप रेवेन्यू की देखो, टुकड़ों की वीडियो का कोई भी सेंस यहां पर नहीं बनता है। रेवेन्यू का चैप्टर सबसे जरूरी चैप्टर इसलिए है क्योंकि अब तक जो कुछ भी हमने पढ़ा वो सब था लगाने वाला, प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सब लगाने वाला था। अब कमाने की बात आ रही है, रेवेन्यू की बात आ रही है। और जब कमाई और लगाई दोनों मिलता है तो ही कुछ निकलता है। यानी कि इसके बाद के सभी चैप्टर रेवेन्यू के चैप्टर के बेस पर होंगे। चाहे आप फॉर्म्स ऑफ मार्केट देख लीजिए, चाहे आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम देख लीजिए, चाहे आप सप्लाई देख लीजिए, चाहे आप प्राइस डिटर्मिनेशन देख लीजिए, ये सारे के सारे चैप्टर रेवेन्यू चैप्टर को ही बेस बना के, आधार बना के काम कर रहे होते हैं। इसलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, शुरू करने से पहले बाल को, आज हमारे 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से प्रेम बरसाते रहिए, फिर देखिए हम कहां ऊपर चलते हैं। चलिए, रेवेन्यू का मतलब पकड़ते हैं। तो सादा भाषा में आपको बोलूं रेवेन्यू क्या होता है, तो देखो, मान लो कि मुझे भूख लगी, मैं बाजार गया और मैंने एक प्लेट गोलगप्पा खा लिया। 1 प्लेट गोलगप्पा खा लिया जिसकी प्राइस थी 20 रुपए। मैंने एक प्लेट और खाने की इच्छा जताई, एक और खा ली, टोटल मेरा खर्चा हो गया 40 रुपए। अब क्योंकि मैं कस्टमर हूं तो मेरा ये खर्चा है, पर अगर प्रोड्यूसर के नजरिए से सोचे तो उसको तो 40 रुपए मिल गए। ये कहलाता है उसका रेवेन्यू। मतलब द अमाउंट रिसीव्ड बाय द फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी चीज को बेचने से जो टोटल पैसा मिला है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। ध्यान रखना, हम यहां प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, खर्चे की बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं बेचने के बाद जो टोटल पैसा तुझे मिला है वो कहलाता है तेरा रेवेन्यू। अब जो 40 रुपए मैंने दुकानदार को दिए, ये उसका रेवेन्यू हो गया। इस 40 रुपए के अंदर उसका प्रॉफिट भी है और इसी 40 के अंदर उसकी कॉस्ट भी है। समझ गए? तो रेवेन्यू के अंदर प्रॉफिट और कॉस्ट ये दोनों काउंट कर लिए जाते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर हो गया? बहुत आसान है। रेवेन्यू का मतलब क्या है कि भाई किसी भी चीज को बेचने के बाद मुझे जो पैसा मिला वो रेवेन्यू कहलाता है। 10 यूनिट बेची तो 10 को बेचने के बाद कितना मिला, 50 बेची तो 50 को बेचने के बाद कितना मिला, वो मेरा रेवेन्यू है। रेवेन्यू का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं मानेंगे अपन प्रॉफिट से। हो सकता है प्रॉफिट हो ही नहीं रहा हो फिर भी आप रेवेन्यू में काम कर रहे हो, ठीक है, सामान बेच रहे हो लॉस के अंदर भी, तो पॉसिबल है। रेवेन्यू कंप्राइज ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज कॉस्ट। अब रेवेन्यू कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू। बहुत सिंपल है, सबसे आसान होता है टोटल रेवेन्यू। हम एक टेबल बनाते हैं, उससे आप बहुत बेहतर समझ जाओगे। ऑल्दो इस प्रकार की कई सारी टेबल इस चैप्टर में आपको पढ़नी है तो वो अपन आगे पढ़ेंगे ही, पर देख लेते हैं यहाँ पर एक प्यारी सी टेबल, छोटी सी, ठीक है। गोलगप्पे का ही एग्जाम्पल हम यहाँ पर पकड़ते हैं। टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो मान लो मैंने 1 प्लेट गोलगप्पा खाया, मुझे 20 रुपए का पड़ा, तो मेरा टोटल रेवेन्यू हो गया 20। 2 प्लेट गोलगप्पा खाया 20 रुपए ईच का, तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 40। तो व्हाट डू यू मीन बाय टोटल रेवेन्यू? भाई टोटल कितना पैसा मुझे मिला। कैसे निकाल सकते टोटल रेवेन्यू? सर पर यूनिट कितना है, पर यूनिट कितना है और आपने कितनी यूनिट खाई, उन दोनों को गुणा कर दो, आपका टोटल रेवेन्यू आ गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस? से यस और नो? क्या मैं टोटल रेवेन्यू कह सकता हूं क्वांटिटी इनटू प्राइस? एवरीवन क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बहुत आसान है, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब टोटल रेवेन्यू होने के बाद अगला जो रेवेन्यू आता है वो है मार्जिनल रेवेन्यू। अब आप मार्जिनल वर्ड को इक्विलिब्रियम से समझते आ रहे हो, आपने इक्विलिब्रियम में मार्जिनल समझ लिया, कॉस्ट में मार्जिनल समझ लिया, प्रोडक्शन में भी मार्जिनल समझ लिया। तो यहां पर भी मार्जिनल का मतलब वो है कि एक सामान बेचने के बाद
अगला सामान लेने के लिए, अगला सामान बेचने के बाद मुझे कितना पैसा मिला। एक के बाद जब मैंने दूसरा बेचा तो मुझे उससे कितना पैसा मिला, वो कहलाता है मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे एक प्लेट गोलगप्पा बेचने के बाद मुझे 20 रुपए मिले, 2 प्लेट बेचने के बाद मुझे 40 मिले, तो दूसरी प्लेट ने क्या मुझे 20 रुपए कमा के दिए। 3 बेचने के बाद, क्योंकि प्राइस 20 रुपए ही था, मुझे 60 मिले, तो तीसरी प्लेट ने भी मुझे 20 रुपए ही कमा के दिए। सिंपल है। अगली प्लेट पे मुझे कितना पैसा मिल रहा है, वो है मेरा मार्जिनल रेवेन्यू। यानी कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, या फिर वही पुराना फॉर्मूला TRN माइनस TRN माइनस 1, सेम फॉर्मूला जो अभी तक अपन लगा रहे हैं इक्विलिब्रियम में, कॉस्ट में, प्रोडक्शन में, सब कुछ वही फॉर्मूले पे आके बनता है। अब आप एक सवाल पूछ सकते हो मुझसे, सर एक बात बताओ, ये मार्जिनल रेवेन्यू तो प्राइस है, प्राइस भी 20 है, मार्जिनल रेवेन्यू 20 है। हाँ है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आपने तो कई दुकानों में ऐसा देखा होगा ना, वो बोलते हैं एक लोगे तो 100 रुपए ईच, 2 लोगे तो 180 में दे देंगे, 3 लोगे तो 250 में ही दे देंगे। ऐसा होता है ना, क्वांटिटी डील्स होती हैं। जैसे इसी गोलगप्पे वाले एग्जांपल में लेते हैं, उसने बोला कि भाई अगर आप 4 प्लेट गोलगप्पे खाओगे तो हम 90 रुपए में ही काम कर देंगे, हम आपसे, नहीं 90 तो ज्यादा हो गया, 70 रुपए में ही काम कर देंगे। चलो, अगर आप 4 प्लेट गोलगप्पे खाओगे तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा और टोटल आपसे 70 रुपए ही लूंगा। ठीक है, तो यहां पर प्राइस तो कुछ और हो गया और टोटल रेवेन्यू यहां हो गया, तो मार्जिनल रेवेन्यू यहां हो गया 10, क्योंकि तीसरी के बाद चौथी प्लेट खाने की वजह से 60 से कितना हो गया, 70, यानी 10 का इंक्रीमेंट। यहां अगर आपको प्राइस निकालना है तो प्राइस निकाल लो। प्राइस कितना आ रहा है देखें, 70/4, कितना हो गया भैया, 1 3 30, कितना हो गया 28 7, 17.5 के आसपास। क्या हो गया, 17.5 के आसपास। तो प्राइस कितना आ रहा है भाई, पर यूनिट 17.5, क्योंकि भाई 70 रुपए में 4 प्लेट खिलाई, मतलब पर प्लेट कितनी हो गई, 17.5। क्लियर हो गया, आसान है, इजी है। तो यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस के बराबर हमेशा नहीं होता है, वो होता है सिर्फ तभी जब आपका प्राइस कांस्टेंट है। लिख लेना इस बात को, व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट देन इट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। क्योंकि अगली प्लेट खाओ, उसके अगली खाओ, या 50 और खाओ, भाई 20 रुपए की मिल रही थी, 20 के 20 की ही मिल रही होगी। ठीक है, चलो तीसरे तरीके के रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं, जो कि है आपका एवरेज रेवेन्यू। क्या है, एवरेज रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू क्या होता है वो समझो। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कॉस्ट के अंदर कि किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो तो उसके टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। क्या बोला, किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो, चाहे आप कॉस्ट कर रहे हो, प्रोडक्शन करो, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो तो उसके टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, आपके सामने प्रदर्शित होके आ जाएगा एवरेज। ठीक है, तो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट इसी प्रकार से आएगा कि अगर मुझे एवरेज रेवेन्यू निकालना है तो मुझे उसके टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर, ये सुनो, ये सुनो, क्लियर। ठीक है, तो व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब यहां पर एक कलाकारी दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से समझना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू से। सुनो, अगर मैं इसको यहां ले जाऊं, नीचे वाले क्वांटिटी को ऊपर ले जाऊं, तो AR इंटू क्यू इज इक्वल टू TR। ठीक है, अब TR जो है इसका एक फॉर्मूला आपने अभी अभी पढ़ा है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूं, देखो AR इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू TR है। अब TR की जगह मैं लिख रहा हूं प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा क्वांटिटी क्वांटिटी सेम में कट जाएगा, तो यहां पर एक रिलेशन निकल के आया, AR इज इक्वल टू प्राइस, एंड दिस इज ट्रू। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के बराबर ही होता है, बिकॉज एवरेज का मतलब ये होता है कि पर यूनिट आपको कितने में पड़ा, और प्राइस का भी मतलब यही होता है कि सामान कितने का है। तो एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस।
कोई फर्क नहीं पड़ता एवरेज रेवेन्यू के लिए कि प्राइस कांस्टेंट है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कुछ भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। समझ में आ गया? क्लियर है, आसान है, इजी है। चलो, अब दो प्रकार के बाजार हैं जिनको आपको पढ़ना है। कौन कौन से बाजार है? पहले बाजार के बारे में बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। आप लोगों के कक्षा 11वीं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर परफेक्ट कंपटीशन को छोड़ के जितने भी बाकी कंपटीशन थे, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली, इन सबको हटा दिया गया है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन को लेकर फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर काफी डिटेल में पढ़ना है हमें, और यहां पर उसको रेवेन्यू के नजरिए से समझते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। सादा भाषा में अगर आपसे कोई पूछे परफेक्ट कंपटीशन, तो आपको बस ये लाइन लिखनी है। क्या? अबे ये क्या लिखनी है कि प्राइस जो है वो जनाब कांस्टेंट होगा। करते हैं कि परफेक्ट मार्केट के अंदर जहां पर आप प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते, जहां पर प्राइस कांस्टेंट है, ये रेवेन्यू कैसे चल रहे होते हैं। तो हमारे सामने एक टेबल है जिसमें आउटपुट है यानी क्वांटिटी है, ये आपके प्राइस हैं 10 10 10 10 10 सेम है, चेंज नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि जब प्राइस कांस्टेंट है तो टीआर, एआर और एमआर ये तीनों किस तरीके से रिएक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो देखो पहले बात करते हैं टीआर, जिसका फॉर्मूला क्या है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो भाई प्राइस ये रहा, क्वांटिटी ये रही, 10 20 30 40 50 60। इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन आपका टीआर जो है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता जा रहा है, कोई इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है, बिल्कुल कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। इसको अगर आप डायग्राम में प्रेजेंट कर रहे होंगे बेटा, तो डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये बिल्कुल 45 डिग्री लाइन बनेगा, बिल्कुल 45 डिग्री लाइन बनेगा। ठीक है, यहां पर मैंने इसको जीरो से कनेक्ट किया, जीरो से बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि जब क्वांटिटी जीरो होगी तब प्राइस भी जीरो होगा। ठीक है, जब आपको कुछ भी नहीं बिका है तो आपका रेवेन्यू जीरो होगा, इसलिए मैंने यहां से जीरो से कनेक्ट किया है। हो सकता है कुछ किताबों के अंदर आपको ये यहां से कनेक्ट कराएं। ठीक है, तो दोनों सही है, दोनों में से कोई सा गलत नहीं है, आपकी जैसे इच्छा हो आप वैसे इस प्रकार के डायग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, बट बेसिकली इट इज नोन एज 45 डिग्री लाइन, एक ऐसी लाइन जो करीब 45 डिग्री के एंगल पे चलती है, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले समझ जाएंगे, आइडेंटिटी फंक्शन होता है व्हेन एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, y इक्वल टू एक्स का फंक्शन होता है, जितना एक्स एक्सिस पे इंक्रीमेंट है उतना इंक्रीमेंट जब ऊपर होता है तब हमारा 45 डिग्री लाइन बनती है। एवरेज रेवेन्यू की बात करें तो भैया इसको तो बनाने की जरूरत नहीं है, हमें तो ये पता है कितना है, ये प्राइस के बराबर होता है। तो प्राइस कांस्टेंट है तो एवरेज रेवेन्यू भी आपका कांस्टेंट रहेगा। यहां पर हम 10 के हिसाब से बना लेते हैं, तो ये आपका मान लीजिए थोड़ा ऊपर हो गया है, इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखो, ये मान लेते हैं हमारा एवरेज रेवेन्यू बन गया। ठीक है, ये कहां टच हो रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहली क्वांटिटी पे टच होंगे बस। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इनके टच पॉइंट को कुछ कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं इनके टच पॉइंट को। ठीक है, ये आपका एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल की बात करते हैं, मार्जिनल चेंज इन टोटल रेवेन्यू 30 से 20 10, 40 से 30 10 10 10, ये भी सेम है। हमने अभी तो बात की थी जब प्राइस कांस्टेंट होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हर अगली क्वांटिटी से आपको उतना ही पैसा मिलेगा। तो इसी लाइन को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, लोग कोई नई लाइन नहीं बना रहा हूं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लाइन। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस? यस और नो? बिल्कुल सही है बेटा। परफेक्ट कंपटीशन में AR, MR और प्राइस ये तीनों एक ही होते हैं, तीनों बराबर होते हैं, और इसी वजह से क्योंकि ये बराबर है, TR जो है टोटल रेवेन्यू जो है ये स्ट्रेट लाइन अपवर्ड बनता है 45 डिग्री एंगल के ऊपर। समझ गए? ये आपका डायग्राम हो गया क्लियर। ये तो हो गया परफेक्ट कंपटीशन। और परफेक्ट कंपटीशन बाजार में आजकल देखने को बहुत कम मिलता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसकी मदद से रिलेशन नहीं पता कर सकते। जिंदगी में अगर सब कुछ खुश होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, सब कुछ खुश मिजाज होगा, तो रिश्तों की गहराई कैसे पता लगेगी? रिश्तों की गहराई पता लगती है जब प्रॉब्लम आती है, जब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे, कभी हंसी कभी गम, कभी खुशी कभी नम, ये सब होता है तब होता है। इसीलिए अगर आपको रिलेशन पता करना है AR, TR और MR के बीच का, तो हमें कंडीशन समझनी पड़ेगी व्हेन प्राइस इज फॉलिंग, यानी कि जब परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, एक ऐसी कंडीशन जहां पर प्रोड्यूसर लगा पड़ा है सामान बेचने को, और जब उसे ज्यादा सामान बेचना है तो उसको प्राइस क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। व्हेन प्राइस इज फॉलिंग इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट मार्केट। इसके बहुत सारे फीचर्स, इसके बहुत सारे वेरिएंट है, मोनोपोलिस्टिक हो गया, मोनोपोली हो गया, ओलिगोपोली हो गया, तो ये आपको नहीं पढ़ने हैं।
हट गए ये कोर्स से, फायदे में आ गए तो। बट इम्परफेक्ट का मतलब समझ लो, इम्परफेक्ट का मतलब व्हेन प्राइस इज फॉलिंग, जब प्राइस रिड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूसर और बेचने के लिए प्राइस को कम कर सकता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट, प्रोड्यूसर वांट्स टू इंक्रीज हिज सेलिंग यानी रेवेन्यू, अगर उसको ये करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्राइस को चेंज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो कैसे करा और उससे क्या रिलेशन आया, लेट्स चेक इट आउट। ये रहा हमारे सामने एक टेबल, सेम टेबल है, बस आप देख रहे होंगे कि अगर ज्यादा खरीदोगे तो प्राइस हम कम कर देंगे। एक लोगे तो 10 रुपए का, 2 लोगे तो 9 रुपए का, 3 लोगे तो 8 रुपए का, 4 लोगे तो 7 रुपए ईच कर देंगे, 5 लोगे तो 6 रुपए ईच कर देंगे। ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है जी। देखो बात करते हैं टोटल रेवेन्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी, 10 इंटू 1 10, 18, 24, 28, 30। टोटल रेवेन्यू विल ऑलवेज इंक्रीज, टीआर विल ऑलवेज इंक्रीज बेटा, हमेशा टीआर बढ़ेगा। थोड़ा सा अब स्ट्रेट लाइन नहीं बनाए, ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता हुआ बन रहा है, आप देख रहे हो। पहले ज्यादा चेंज आया इसलिए हमने ये, और फिर वापस से नॉर्मलाइज हो गया। ये कभी आगे जाके यूं नहीं होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि रेवेन्यू है बेटा। कभी भी कोई भी सेलर ऐसा नहीं बोलेगा कि देख बेटा एक काम कर, 4 यूनिट ले ले 100 रुपए दे दे, 5 यूनिट ले ले 80 ले जा। तो एक और यूनिट खरीदने पे कम पैसे नहीं देने पड़ते, उतने तो देने ही पड़ते हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो ये कभी भी डाउन नहीं आएगा। एवरेज रेवेन्यू की बात करें तो भाई कुछ भी हो जाए, ये तो प्राइस के बराबर ही होता है। ये रहा प्राइस, डायरेक्ट लिख दो 7 6, समझ में आ गया। मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो मार्जिनल रेवेन्यू चेंज इन टोटल रेवेन्यू 10 8 6 4 2, ठीक है। अब देखो ये आपका आ गया मार्जिनल रेवेन्यू एट क्वांटिटी 1, तो यहां से बनाते तो ये आ गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू, ये हो गया आपका एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू पॉसिबिलिटी है कि मार्जिनल एक पॉइंट पे आके 0 हो जाए, पर दैट वाज एक्सेप्शनल केस, तो हमें वो चीज अभी नहीं देखनी, इतना डिटेल में नहीं जाना है, वो आपके 12वीं में 11वीं में नहीं आएगा, ठीक है, ना ही सीयूईटी में आएगा। तो अगर हम एवरेज और मार्जिनल की कहानी देखें तो इन दोनों का रिलेशन समझना बहुत आसान है, बहुत आसान है। हमेशा ध्यान रख लो, मैं आपको एवरेज और मार्जिनल का रिलेशन बता रहा हूं, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू स्पेसिफिकली इनका नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, अरे एवरेज मार्जिनल का पता लग गया तो तू कॉस्ट में भी वही चीज लिख सकता है, प्रोडक्शन में भी वही चीज लिख सकता है, और रेवेन्यू में तो लिख ही रहा है। तो हर जगह जब भी एवरेज और मार्जिनल का रिलेशन आएगा आपको ऐसा ही लिखना है। क्या लिखना है, देखो जब एवरेज बढ़ेगा तो मार्जिनल भी बढ़ेगा, व्हेन एवरेज इंक्रीज मार्जिनल आल्सो इंक्रीज। बट एक चीज हमेशा याद रखना, एवरेज जो है ना वो कछुए की चाल चलता है, धीरे धीरे चलता है। मार्जिनल खरगोश की चाल चलता है, खटक से चलता है। क्या, खटक से चलता है। तो अगर एवरेज बढ़ रहा है मार्जिनल भी बढ़ेगा, पर एवरेज स्लोली इंक्रीज होगा, मार्जिनल खटक से बढ़ जाए। सिमिलरली जब गिरने की बात आएगी तो व्हेन एवरेज डिक्रीजेस मार्जिनल आल्सो डिक्रीज, जब एवरेज गिरेगा मार्जिनल भी गिरेगा, पर बात वही है, एवरेज धीरे धीरे गिरेगा, मार्जिनल खटक से गिर जाएगा। एवरेज धीरे धीरे गिरेगा, मार्जिनल खटक से गिर जाएगा। मार्जिनल 0 हो सकता है, मार्जिनल नेगेटिव भी हो सकता है। रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, रेवेन्यू में नेगेटिव नहीं होता, बाकी मार्जिनल 0 भी हो सकता है, मार्जिनल नेगेटिव भी हो सकता है। एवरेज ना तो कभी 0 हो सकता है, ना कभी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। 6 पॉइंट दे दिए मैंने आपको, बढ़ना ज्यादा तेज, बढ़ना गिरना ज्यादा तेज, गिरना 0 नेगेटिव, ये 6 पॉइंट आप आराम से लिख सकते हैं, किसी भी जगह लिखे उसको। रेवेन्यू की बात करोगे तो रेवेन्यू के अंदर मार्जिनल 0 बहुत एक्सेप्शनल केस में होता है, नेगेटिव तो होता ही नहीं, कोई भी प्रोड्यूसर नहीं बेचेगा। एवरेज जो है वो डिक्रीज होता है, वो भी कभी 0 और नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ में आ गया, ये पता है पूरा चैप्टर समझ हो गया अपना। कोई है क्या आगे, कुछ है? नहीं भैया, पूरी स्लाइड खाली है, पूरा चैप्टर हो गया, बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर आपका यहां पर समाप्त हो गया है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चैप्टर कितना छोटा है, कि हमने हार्डली शायद 20 मिनट हुए होंगे अभी पढ़ते हुए, हमने पूरा चैप्टर और यकीन मानो डिटेल में पढ़ लिया। ये ऐसा नहीं है कि शॉर्ट में करा दिया सर ने, ये बहुत डिटेल में कराया। अगला चैप्टर इसी का भाई है, वो और भी ज्यादा छोटा है। इसलिए छोटा है क्योंकि उसका एक पार्ट एलिमिनेट हो गया है। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे मिलता है वो ज्यादा आपके है नहीं, मतलब है भी तो उसका जो दूसरा पार्ट है टीआर एंड टीसी अप्रोच वो हटा दिया गया है, तो इस वजह से वो चैप्टर भी काफी छोटा हो गया। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम उसको भी क्यों समाप्त करा देंगे। इसी तरीके से बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी कवर करा रखी है बेटा, जाके उनको देखो, स्टैटिस्टिक्स भी हो रखी है, गो एंड वॉच देम आउट एज फास्ट एज पॉसिबल। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो के साथ, कोई दिक्कत को परेशानी जरूर बताएं। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।